नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत इस्तकबाल करता हूं आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत को लेकर एक सिद्धांत दिया, कहा कि बेल नियम है, जेल अपवाद है। और इस सिद्धांत की समय बहुत ज़्यादा चर्चा है। रवीश कुमार से लेकर योगेंद्र यादव तक इसको लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो लोग जेल में कैद हैं उनकी सुनवाई हो, उनको ज़मानत मिले। और हाल ही में बहुत सारे प्रतिष्ठित वकीलों ने भी उमर खालिद को लेकर आवाज़ बुलंद की, कहा कि उमर खालिद को अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। इसी मुद्दे पर आज हम पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी। आइए इनसे सीधे मामले को समझते हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। सर, उमर खालिद के मामले में आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि प्रशांत भूषण से लेकर रवीश कुमार तक लगातार इस पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये भैया जो सिद्धांत था सुप्रीम कोर्ट का, उस सिद्धांत के तहत उमर खालिद को भी बेल मिल जाना चाहिए। देखिए, जितने लोगों ने कहा है वो सारे लोग सही कह रहे हैं। और किसी भी व्यक्ति को आप ज़्यादा देर तक कस्टडी में रख करके आप क्या गेन करना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं, पहली बात। दूसरा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 14 कहते हैं इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इसका मतलब हो गया कि भारत देश के प्रत्येक नागरिकों के लिए, सबके लिए समान न्याय संहिताएं हैं, समान आर्टिकल्स हैं और समान उसमें जो संवैधानिक प्रोसेस है वो सारी चीज़ें सबके लिए बराबर की गई हैं। ये मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आर्टिकल 19 भी यही स्पष्टतया पूर्णतया कह रहा है। इसी के साथ में आर्टिकल 21 कहता है, आर्टिकल 21 किसी भी बेल के लिए सबसे बड़ा ग्राउंड होता है। अब उसमें ग्राउंड्स क्या है? वह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और दैहिक की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, पर वह स्वतंत्रता दिखनी भी चाहिए पूरे देश के लोगों को, कि उमर खालिद का मैटर हो या किसी का भी मैटर हो, प्रत्येक नागरिक को सबके लिए संवैधानिक पावर्स बराबर है और उनको दिया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, किसी भी व्यक्ति यदि 4 साल से वो कस्टडी में है तो उसके कंसीडर होना चाहिए, उसका जो समय गुजर रहा है क्या वो वापस थोड़ी किया जा सकता है। वो सारे जुडिशरी को भी सोचने की ज़रूरत है और साथ में जो पॉलिटिशियन इसमें हाथ पैर अपना लगा रहे हैं उनको भी ये सोचने की ज़रूरत है। साथ में पॉइंट नंबर 4, ट्रायल शुड बी नॉट स्टार्टेड, मे बी नहीं हुआ, अभी ट्रायल भी नहीं स्टार्ट हुआ है। विदाउट ट्रायल, तो विदाउट ट्रायल के आप किसी भी व्यक्ति को रख रहे हो तो इतने कैसे ये संभव है, जिसमें नंबर ऑफ विटनेसेस बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ इसमें एक्यूज तो मुझे लग रहा है 3 ही लोग थे शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है। पर ये सारे मैटरों के साथ में मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जब चल रही हैं आपके साथ में, तो आप क्या कहना चाहते हो आप? तो ये सारे ग्राउंड्स के आधार पर ये उनको बेल मिलना चाहिए और इसके साथ में भले आप कंडीशनल ही बेल दे दें। सर, ये बात हम लोग देश की सबसे बड़ी अदालत में कर रहे हैं। जाहिर तौर पर ये विमर्श का विषय है, लोग इस पर डिबेट कर रहे हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के लोग स्वतः संज्ञान नहीं ले सकते इस पर? बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मैटर्स होते हैं जिन पे लिया जाता है और स्वतः संज्ञान के साथ में चीज़ें होती भी हैं। पर मैं आपके साथ में यह भी बोलना चाहता हूं कि जब करंट मैटर चल रहा है कोर्ट में तो फिर स्वतः संज्ञान की बातें तो आती नहीं। स्वतः संज्ञान का तब मैटर आता है जब आदमी कुछ भी वो नहीं कर रहा है, कोई पिटीशन नहीं आ रही है, कोई ग्राउंड्स नहीं आ रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट उसमें ले लेती है। पर इन मैटरों में आपको यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये मैटरों में ऐसा लेने की आवश्यकता नहीं है। पर यह है कि बेल तो चल रही है ना। बेल के लिए वो गए थे दिल्ली हाई कोर्ट, खारिज कर दी जमानत याचिका। अब उनके क्या पिटीशन बनी है, कौन वकील है, मैं नहीं जानता हूँ। और इसके साथ में मैं यह भी नहीं जानता हूँ कि उसमें क्या कैसा हो रहा है। पर मैं तो जानते होंगे कि गुनाह क्या है उनका। नहीं, गुनाह के बारे में, उनके बारे में यही है मुझे जो ध्यान है, 3-4 साल पहले वो कन्हैया कुमार वगैरह साथ में थे, शायद दिल्ली दंगा का आरोप, दिल्ली दंगा का आरोप में वही सारे लिखे थे। तो वो सारी चीज़ें जब थी तो उसमें पर अभी तक आपने कुछ न तो चार्जशीट, पहले जेएनयू मामला हुआ, फिर दिल्ली दंगा आया। अच्छा, 2016 में जेएनयू, जहाँ पर कथित रूप से कहा जा रहा तेरे टुकड़े होंगे, तेरे टुकड़े होंगे ... और उसके बाद दिल्ली दंगे में नाम आया। तो जो इनका परिवार कह रहा है कि बेकसूर है उमर खालिद। नहीं, जो परिवार कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, उनका भी कहने का हक है। और जो इसके साथ में सीआरपीसी की प्रोसीडिंग है और इसके साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोसीडिंग है, वो कहती है कि किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को उसको प्रेजेंट होने के लिए, उसकी बातों को रखने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए उसका प्रॉपर हक है। वो उसमें सेक्शन जो सीआरपीसी की प्रोसीडिंग है उसमें 41 सीआरपीसी कहता है कि प्राइवेट तरीके से किसी भी व्यक्ति को उसके पूरे राइट्स दिए गए हैं कि वह प्रेजेंट हो कोर्ट में, अपनी बातों को रखे, उसमें पब्लिक कुछ भी हो
मैटर, मैं ये नहीं कह रहा। तो लीगल प्रोसीडिंग को आप उसको इनवैलिड नहीं कर सकते हो, पर यहाँ पर तो पूरा लीगल जो प्रोसेस है, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन है, साथ में जो आईपीसी और सीआरपीसी की प्रोसेस है, उन सबको इन्होंने पूरी तरीके से वायलेट करके उनको कस्टडी में रखा है। इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। किसी भी व्यक्ति को जब आपने चार्जशीट नहीं फाइल किया तो आप वैसे उसको कोर्ट में बोल सकते हैं कि मुझे टाइम लगेगा, आप इनको जो है तो क्या ये खतरनाक नियम नहीं है कि किसी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दो, ट्रायल भी शुरू ना हो? क्या मानवता के खिलाफ नहीं है ये भी बात आपकी ठीक है कि मानवता के खिलाफ है, और मानवता के खिलाफ ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को लेकर के कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, पर कोर्ट नहीं ले रही है, यह भी एक बड़ा विषय है। दूसरा, हाई कोर्ट के जस्टिस ने किस बिहाफ पर इन चीज़ों को कैंसल्ड किया है बेल को, यह तो एक देखने का विषय है। दूसरा, क्या राजनीति इसमें हावी हो रही है? देखिए, राजनीति तो थोड़ा बहुत हो सकती है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा परे है कि उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि पिटीशन का क्या स्टेटस है, पिटीशन कौन फाइल कर रहा है, पिटीशन कैसे जा रही है। ये सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द केस। कई सारे केस ऐसे आ रहे हैं जहां पर धर्मांतरण को लेकर सज़ाएं हो रही हैं। अभी एक वाक़या ऐसा है जहां पर एक मुस्लिम के ऊपर आरोप लगा कि उसने धर्मांतरण कराया, उसको सज़ा मिल गई, लेकिन जब दूसरे धर्मों के लोग धर्मांतरण कराते हैं तो उन्हें उस तरीके से सज़ा नहीं मिलती। और आप ये भी कह रहे हैं इक्वलिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14 का हवाला दे रहे हैं। क्या ये दो तरह के कानून लागू हैं? देखिए, हर केस की अपनी एक सिचुएशन होती है, अपनी एक कंडीशन है। उस केस में आप जिसके बारे में बात करना चाहते हैं उसकी क्या कंडीशन, क्या ग्राउंड्स रहे, ये तो मैं बिना देखे नहीं जानता। ये खबर आपको पता होगी सर कि जब कोई धर्मांतरण करता है मुस्लिम समाज का, मैं देखता हूँ वीडियोज़ और आप भी देखते होंगे, तो उसे तुरंत कार्रवाई होती है। लेकिन जब कोई और धर्म का, मान लीजिए हिंदू धर्म का कोई है, प्रीचर है या साधु है, वो इस तरह कृत्य करता है, धर्मांतरण कराता है, तो उसे इनाम दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है। देखिए, ये एक धर्म से जुड़ा हुआ, पॉलिटिशियनों से जुड़ा हुआ एक मैटर है, और इसमें तो कोर्ट अपने तरीके से ही प्रोसेस को फॉलो करेगी। वकील तो सिर्फ केस को लड़ सकता है। अब यहाँ पर जो आप दोनों धर्मों की बातें कर रहे हैं, तो धर्माचार्य, धर्म के गुरु और आप में मुस्लिम जो होगा वो मौलवी वगैरह ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। पर कोर्ट में जो प्रोसेस होती है, जो पिटीशन बनाई जाती है, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ रही हों, उनके आधार पर भी हो सकता है चीज़ों को लेकर के। तो उसमें मैं तब तक नहीं जा सकता जब तक उस पिटीशन को मैं न पढ़ा रहूं, और जिस पिटीशन में ऐसे निर्णय आए उनको न देखूं, तब तक मैं ऐसे बोलना। ये अगर हो रहा है तो क्या ये सही है? यदि ऐसा दोनों पिटीशन के ग्राउंड सेम है, सब चीज़ें इक्वल है, तो फिर यदि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप हमारे संविधान के दायरे में प्रत्येक देश का नागरिक एक समान है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। विपक्ष कह रहा है कि अब जो मुस्लिम है, माइनॉरिटी से, उसको चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है, उसके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है। ये कथन कहाँ तक सत्य है? देखिए, हर आदमी के अपने अपने देखने के तर्क हैं। जैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है तो उसमें हम सारे लोग पिटीशन फाइल किए, मुस्लिम ग्रुप के भी कुछ लोगों का ऑर्गेनाइजेशन आया, तो ये ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है। पर यह है कि क्योंकि पूरे देश का विपक्ष आपके साथ में लड़ रहा है, तो उसमें मुस्लिम की जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। देश में हिंदू ही आपके लिए लड़ रहे हैं, तो ये सब सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ों पर मुस्लिम पर हिंदू लड़ रहा है, हिंदू पर मुस्लिम लड़ रहा है, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं सबके लिए बचाव में, सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक तरीके से सबको सेव करने का प्रोसेस एक दूसरे वर्ग के लिए करते रहते हैं। जो जहाँ पर उपस्थित होता है वहाँ से वो करता रहता है। तो आखिरी सवाल सर, उमर खालिद की ज़मानत को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? क्या उन्हें शीघ्र इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, ऐसा आप मत सोचिए, क्योंकि देश के संवैधानिक तंत्र से ही आप चलेंगे, वहीं से गुजरेंगे, और यदि ऐसा नहीं हुआ है तो आपको नहीं मिला, पर वो मिलेगा। ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मिलेगा या संभावना मिल सकता है, मतलब बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल मिलेगा। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, पर उनकी पिटीशन कैसी आ रही है ये सब मुझे जानकारी नहीं है। बिना उसको देखे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। मैं ग्राउंड, ह्यूमैनिटी ग्राउंड की बात कर रहा हूँ सर। पिटीशन तो ठीक है, इससे कॉमन ग्राउंड उसके आधार पर तो होना चाहिए। ठीक है, तो मानवता के आधार पर, ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर उमर खालिद को भी ज़मानत मिलनी चाहिए, ऐसा बहुत सारे मानवतावादी लोग सोच रहे हैं, जिसके अंदर इंसानियत है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांत का भी हमने जिक्र किया, भैया जेल जो है वो अपवाद है, अपवाद, बेल ही नियम है। कैसी लगी ये बातचीत? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।